सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं विनीत पांडे आपका हिंदी अध्यापक। आज व्याकरण आपकी व्याकरण बुक से पाठ समास पाठ 3 समास लेकर उपस्थित हूँ। आज हम सभी समास के बारे में अध्ययन करेंगे। आप लोग अब तक उपसर्ग और प्रत्यय 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं और आज तीसरा पाठ समास आपके सामने है। समास का सबसे पहले अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण, छोटा करना। किसी 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक छोटा रूप दे देना, उनको संक्षेप में कर देना ही समास कहलाता है। जैसा कि यहाँ हमने लिखा हुआ है, समास का अर्थ संक्षिप्तीकरण होता है। अब इसकी परिभाषा पे नज़र डाल लीजिए। सबसे ऊपर हमने लिखा हुआ है परिभाषा क्या होती है। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नवीन एवं सार्थक शब्द रचना, बनी हुई नवीन एवं सार्थक शब्द रचना को समास कहा जाता है। या समास 2 शब्दों का मेल है, जिसमें एक पूर्व पद होता है और दूसरा उत्तर पद। पूर्व पद मीन्स पहला पद। हमने वो शब्द रचना, वो सूत्र भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। उदाहरण यहाँ आप देख सकते हैं। हमने यहाँ लिखा हुआ है पूर्व पद और उत्तर पद बराबर समस्त पद। यानी जब पूर्व और उत्तर पद के मेल से एक नए पद का निर्माण होता है तो ऐसे पद को समस्त पद या सामासिक पद कहा जाता है। स्पष्ट है? क्या हो सकता है समस्त पद किसे कहते हैं? पूर्व पद और उत्तर पद के मेल को समस्त पद कहते हैं, या सामासिक पद को समस्त पद कहा जाता है। अब समास के प्रकार, कितने प्रकार का होता है समास, तो आप देख सकते हैं समास के प्रकार। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है द्वंद्व समास, है ना, तीसरा है तत्पुरुष समास और चौथा है बहुब्रीहि समास। तो समास कुल 4 प्रकार के हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास और चौथा बहुब्रीहि समास। अब आप एक एक करके जानेंगे कि क्या है ये सभी। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं आप अव्ययी भाव समास। क्या है अव्ययी भाव समास? जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो। अव्यय का अर्थ होता है अविकारी शब्द, है ना। अविकारी शब्द क्या है? प्रथम जो आपके 4 शब्द भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, उनको छोड़कर जो बाद वाले 4 भेद हैं और एक निपात, उनको कहते हैं अव्यय, यानी अविकारी शब्द। तो जो शब्द अविकारी होते हैं, अव्यय होते हैं, वो अव्ययी भाव समास के पहले पद के रूप में लिखे जाते हैं। तो जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद अव्यय हो और उसके प्रभाव से समस्त पद यानी बाद में बना पूरा पद अव्यय बन जाता हो, उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। और यही अव्यय पद ही प्रधान होता है। यानी जिस समास का पहला पद अव्यय और प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या है इसका उदाहरण? जैसे भरपेट, यानी पेट भरकर। अब आप ये पेट भरकर शब्द क्यों लिखा गया है? ये समास विग्रह है। तो हम आपको आगे बताएंगे समास विग्रह क्या होता है। जैसे पेट भरकर, उसका भरपेट का समास विग्रह है। पूर्व पद है भर और उत्तर पद है यानी बाद वाला पद है पेट, तो दोनों मिलाकर समस्त पद बना भरपेट। अब आप देखिए दूसरा समास क्या है? तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद यानी बाद वाला पद प्रधान हो और पहला पद यानी पूर्व पद गौड़ हो, यानी उसकी अप्रधानता हो, वो उतना प्रधान ना हो, उतना मुख्य ना हो जितना कि उत्तर पद होता है, उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे गुणहीन, गुण से हीन, है ना। जैसे गुण शब्द यहाँ पूर्व पद है और हीन शब्द जो है उत्तर पद है, तो यहाँ उत्तर पद की प्रधानता है
यानी जो गुण से हीन है, जिसके पास गुण नहीं है। अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ये तत्पुरुष समास कारकीय रूप से यानी कारकों के आधार पर 6 प्रकार का होता है। कारकों के आधार पर 6 प्रकार का। पहला कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा करण तत्पुरुष समास, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष समास, चौथा अपादान तत्पुरुष समास, पांचवा संबंध तत्पुरुष समास और लास्ट में आपका अधिकरण तत्पुरुष समास। तो सबसे पहले हम एक एक करके पढ़ते हैं। ये तत्पुरुष समास कारकों पर आधारित है। आप जानते हैं कारक को परसर्ग भी कहते हैं, कारक चिन्ह को परसर्ग भी कहा जाता है। तो कर्म तत्पुरुष नाम से स्पष्ट है, जिस तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर को परसर्ग यानी को कारक चिन्ह दिखाई पड़ता है, उपस्थित हो जाता है, उसे कर्म तत्पुरुष कहते हैं। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, यहाँ को शब्द आपको दिखाई पड़ रहा है, ये को शब्द परसर्ग है, ये को शब्द कारक चिन्ह है। किस विभक्ति का, किस कारक का? कर्म कारक का। इसलिए पहचान के रूप में यहाँ कर्म तत्पुरुष समास है। ग्रामगत, ग्राम को गत, गत यानी गया हुआ, गांव को गया हुआ। अब समास विग्रह जैसा हमने पहले आपको कहा था, अभी हम बताने वाले हैं आपको। तो समास विग्रह क्या है? समस्त पद के दोनों पदों, पूर्व पद और उत्तर पद को अलग अलग करके लिखने की जो विधि होती है उसे समास विग्रह कहा जाता है। यानी समस्त पद के दोनों पदों को जब हम अलग अलग करके लिख देते हैं तो उसे समास विग्रह कहते हैं। अब आप देखिए दूसरा, करण तत्पुरुष समास। हमने आपको पहले बताया विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह के कारण। तो इसका कारक चिन्ह क्या होता है? सबको पता होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, है ना। तो इसमें करण का जो चिन्ह होता है, विभक्ति चिन्ह, वो होता है से या के द्वारा, लेकिन यहाँ से ज़्यादा है, से या के द्वारा होता है, हमने लिखा है आपको। आप देख सकते हैं विग्रह के समय से कारक चिन्ह की प्राप्ति होती है तो वहाँ करण तत्पुरुष होता है। जैसे मन चाहा, मन से चाहा, हस्त लिखित, हाथ से लिखित, हाथ से लिखा हुआ या हाथ के द्वारा लिखा हुआ। अब नेक्स्ट है तत्पुरुष, जो है वो संप्रदान तत्पुरुष। इसमें कारक चिन्ह क्या होता है? को और के लिए, तो ज़्यादातर के लिए प्रयुक्त होता है। विग्रह के समय के लिए कारक चिन्ह की प्राप्ति हो तो वहाँ पर जब हम समास विग्रह करें किसी पद का, समस्त पद का, और वहाँ पे हमको क्या मिले? के लिए शब्द विभक्ति चिन्ह के रूप में बीच में मिले तो वहाँ होता है संप्रदान तत्पुरुष। जैसे देशार्पण, देश के लिए अर्पण, रसोई घर, रसोई के लिए घर। अब नेक्स्ट है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष क्या है? विग्रह के समय से अलगाव या अलग होने के अर्थ में जब कारक चिन्ह का प्रयोग होता है से का, तो वहाँ पे कौन सा समास होता है? तत्पुरुष अपादान तत्पुरुष समास होता है। तो इसका उदाहरण क्या है? नेत्रहीन, नेत्र से हीन, भयभीत, भय से भीत। तो आप देख सकते हैं इसके उदाहरण, है ना। अब नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष समास। कारक चिन्ह क्या है इसका? का, की, के। तो आप जानते हैं कि जिस समास का विग्रह करते समय उसके कारक चिन्ह का, के, की आदि उपस्थित होते हैं, वहाँ संबंध तत्पुरुष समास होता है। जैसे राजकुमार, राजा का कुमार, यहाँ देखिए का शब्द दिख रहा है। भारतवासी, भारतवासी यानी भारत का वासी, भारत के वासी। नेक्स्ट पेज, अधिकरण तत्पुरुष। इसका तत्पुरुष का अंतिम जो है वो अधिकरण तत्पुरुष समास है। विग्रह के समय इसमें क्या होता है? क्योंकि अधिकरण कारक की जो विभक्ति है वो में पर है, विभक्ति चिन्ह उसका में पर। तो विग्रह के समय इन्हीं दोनों की उपस्थिति जहाँ होती है जिस भी समास में, उसे कहते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास। जैसे रण कौशल, रण में कौशल, रण में कुशल। वाक पटु, वाक यानी वाणी में, पटु यानी चतुर, कुशल, तो वाक पटु। अब इस तत्पुरुष समास के उपभेद भी होते हैं। क्या होते हैं? उपभेद। तत्पुरुष समास के उपभेद क्या होते हैं? कर्म समास, कर्मधारय समास, और दूसरा होता है द्विगु समास। तो क्या होता है कर्मधारय समास? चूँकि ये तत्पुरुष का ही अंग है
तो कर्मधारय भी, उसमें भी क्या होता है, उत्तर पद की प्रधानता होती है ना। जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो और क्या हो, उसमें विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय भाव प्रकट हो, वहाँ क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। जैसे पहले, जैसे नील कमल, नीला है कमल जो, नील कमल। अब आप इसमें ये दो तरह का कर्मधारय होता है, तो इसका एक है विशेषण विशेष्य के आधार पर और दूसरा है उपमान उपमेय के आधार पर। तो पहला आप देखिए विशेषण विशेष्य के आधार पर, इसमें एक पद जो है विशेषण होता है पूर्व पद, और उत्तर पद क्या होता है, विशेष्य होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जो हमने बताया, इसमें जो विशेषण विशेष भाव होता है, इसमें पूर्व पद के बाद है आता है, और जब विग्रह करते हैं उस समय पूर्व पद के बाद है का प्रयोग करते हैं, और उत्तर पद के बाद, पूर्व पद के बाद है का प्रयोग और उत्तर पद के बाद जो का प्रयोग करते हैं। इसका ध्यान रखेंगे आप। फिर और उदाहरण दूसरा है लाल रुमाल, लाल है रुमाल जो, अर्थात लाल रुमाल। आप इस तरह से विशेषण विशेष्य को पहचानेंगे। अब उपमान उपमेय, कर्मधारय में दूसरा है उपमान उपमेय के आधार पर। तो इसमें एक पद उपमान होता है और दूसरा उपमेय होता है। उपमान यानी कह सकते हैं विशेषण जिससे विशेषता बताई जाए, और उपमेय यानी जिसकी विशेषता बताई जाए। इसका ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत कई बार हम आपको बता चुके हैं इसका अंतर उपमान उपमेय का। तो कनक लता, कनक का अर्थ होता है सोना, तो हम सोने से किसकी विशेषता बता रहे हैं, लता की विशेषता बता रहे हैं। तो कनक शब्द जो है उपमान है, कनक के समान लता, तो यहाँ के समान, समानता बताई जा रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि जहाँ तुलना होती है, तुलना बताकर समानता बताई जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, उपमा। तो यहाँ पर कनक लता यानी कनक के समान लता। पद पंकज, पद यानी चरण रूपी पंकज, तो चरण रूपी पंकज, चरण जैसे पंकज, है ना। पद पंकज यानी पंकज यहाँ उपमान है, उल्टा है, और पद क्या है, पद उसका उपमेय है। तो आप कह सकते हैं कि उपमान उपमेय में के समान शब्द या रूपी शब्द जोड़ा जाता है पूर्व पद और उत्तर पद के बीच। अब आपका तीसरा जो है द्विगु समास, तीसरा नहीं बल्कि ये उपभेद है तत्पुरुष के, उसमें आप कर्मधारय पढ़ चुके। अब दूसरा है द्विगु समास। द्विगु समास बहुत ही आसान है, आप बड़े आसानी से इसको समझ सकते हैं स्टूडेंट। इसमें देखिए, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो या संख्यावाची हो उसे कहते हैं द्विगु समास। अब संख्यावाची यानी 1 2 3 4 5 6, है ना, 1 2 3 4 5 6, जहाँ ऐसा चौथाई, 2 गुना 3 गुना ऐसा आता है, त्रिमूर्ति, है ना, इस तरह का, तो वहाँ होता है द्विगु समास। नवग्रह, अच्छा एक चीज़ और है कि इसमें समास विग्रह करते समय जो बाद वाला पद है यानी उत्तर पद है, उसको क्या कर देते हैं, उसका बहुवचन कर देते हैं, और उसके आगे का समूह या का समाहार ऐसा लिख देते हैं, तो वहाँ पर उसका समास विग्रह आसानी से हो जाता है। जैसे नौ ग्रह, नौ ग्रह जो है, नौ इसका पूर्व पद है, संख्यावाची है, तो स्पष्ट है कि ये द्विगु है, और ग्रह यानी उसका उत्तर पद है, तो इस दूसरे पद को यानी उत्तर पद को हम बहुवचन कर देंगे। क्या करते समय, समास विग्रह के समय उसका हम बहुवचन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 9 ग्रहों का समूह, और क्या जोड़ देंगे अंत में, का समूह, का समाहार, इस तरह से। त्रिमूर्ति, त्रि यानी 3, तो 3 मूर्तियों का समूह। इस प्रकार हमने आज आपको 2 समास पढ़ाए, पहला अव्ययी भाव और दूसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के 6 प्रकार और उसके 2 उपभेद भी बताए गए। आप सभी इस वीडियो को अच्छी तरह सुनिएगा, देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा और इस पर कमेंट भी करिएगा। इसे सब्सक्राइब भी करिएगा हमारे चैनल को, जिससे आपको आगे की वीडियो मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।